हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी, जिसके अंदर चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक फॉसिल शुरू करते हैं। फॉसिल्स तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए, such studies of organ structure can be done only not only on current species। ऑर्गन स्ट्रक्चर का ये जो अपन स्टडी कर रहे थे कल, जो हमने बात की थी होमोलोगस एंड हेट्रो और एनालोगस ऑर्गन्स की, वो कहते हैं सिर्फ करंट स्पीसीज के लिए नहीं हो सकती, मतलब जो आज है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बट ऑल्सो ऑन स्पीसीज दैट आर नो लॉन्गर अलाइव, बल्कि ऐसी स्पीसीज पे भी हम लोग कर सकते हैं जो आज जिंदा नहीं है, मतलब पूरी की पूरी स्पीसीज वाइप आउट हो चुकी है। How do we know that these extinct species over ever existed? हमें कैसे पता चला कि जो स्पीसीज आज खत्म हो गई है वो कभी एग्जिस्ट करती थी? We know this from finding fossils। ये हमें fossils से पता चलता है, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, जिनको हम लोग अवशेष बोल देते हैं। जो जब कोई बॉडी डेड हो जाती है लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो वो इस तरीके से, मतलब उसका जो निशान है वो रह जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉसिल। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिजम्स डाई, जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट, तो उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, जैसे अपन ने पढ़ा था वर्क इन्वायरमेंट चैप्टर में, डिकम्पोजर्स होते हैं और इस तरीके से वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। बट ओनली वंस इन अ वाइल, लेकिन कभी कभी द बॉडी और एट लीस्ट सम पार्ट्स मे बी इन एन इन्वायरमेंट does not let it decompose completely। कई बार पूरी बॉडी या फिर कुछ बॉडी का पार्ट ऐसे इन्वायरमेंट में आ जाता है जिससे वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाता, मतलब कुछ हिस्सा या कई बार पूरी की पूरी बॉडी ऐसे इन्वायरमेंट में चली जाती है जहाँ पे डिकम्पोजर्स उस बॉडी को पहुंच नहीं पाते या उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते। इफ अ डेड इंसेक्ट गेट काउट इन हॉट मड, अगर कोई मरा हुआ इंसेक्ट मड यानी कि गर्म कीचड़ में फंस जाता है, फॉर एग्जाम्पल इट विल नॉट डिकम्पोज क्विकली, तो वो जाहिर सी बात है वहां पर जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। एंड मड विल इवेंचुअली हार्डन, और जो कीचड़ है वो टाइम के बाद हार्ड हो जाएगा, एंड रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो चिन्ह है वो उसके पास ही रह जाएगा, छप जाएगा, आप ये भी बोल सकते हो। ऑल सच प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, तो ऐसे बचे हुए ट्रेसेस जो कभी ऑर्गेनिज्म लिविंग थे, इन ट्रेसेस को वी कॉल फॉसिल्स, फॉसिल्स हम लोग कहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल्स आर? अब हमें ये पता कैसे चलता है कि जो फॉसिल हमें मिला है वो कितना पुराना है? देर आर टू कंपोनेंट्स टू दिस एस्टिमेशन, तो ये अंदाजा लगाने के लिए दो चीजें हैं। वन इज रिलेटिव, एक रिलेटिव है। कैसे? इफ वी डिग इनटू द अर्थ, अगर हम लोग अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं एंड स्टार्ट फाइंडिंग फॉसिल्स, और फॉसिल्स ढूंढना शुरू करते हैं, it is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface are more recent than the fossils we find in deeper layers। तो ये सपोज करना आसानी से, मतलब रीजनेबल है, प्रॉपर लगता है कि जो फॉसिल्स हमें सरफेस के ज्यादा पास मिले हैं वो ज्यादा रिसेंट हैं एज कंपेयर टू उन फॉसिल्स के जो ज्यादा गहरी खुदाई पे मिलते हैं। द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल्स, दूसरा तरीका क्या है फॉसिल्स की डेटिंग करने का, उनका डेट पता करने का, डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। फॉसिल मटेरियल में किसी एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स का रेशियो डिटेक्ट करके, और उससे रेशियो से ये पता लग जाता है कि डिकम्पोज हुआ कितना टाइम हो रहा है। It would be interesting to find out exactly how this method work। ये इंटरेस्टिंग है जानना कि ये मेथड एक्चुअली में काम कैसे करता है। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अगर आप लोगों ने
हायर स्टडी में आप जाओगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आता है, और उस पे आप कह सकते हो कि बेसिस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितना बच जाती है बैलेंस, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि कितना टाइम मतलब उसे हुआ है डिकम्पोज होते हुए, या फिर मतलब वो कितने टाइम से वहाँ पे एज अ फॉसिल है। हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर, लेयर से लेयर फॉसिल्स कैसे बनते हैं। लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन ईयर अगो, 100 मिलियन साल पहले शुरुआत करते हैं। सब इनवर्टिब्रेटास ऑन द सी बेड डाई, कुछ इनवर्टिब्रेटास मतलब जिनके रीढ़ की हड्डी भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती, वो कहता है समुद्र के जो नीचे लेयर है उसके दब गए, मर गए, एंड आर ब्यूरिड इन द सैंड, और रेत में वो दब गए हैं। मोर सैंड अकोमुलेट्स, ज्यादा सैंड इकट्ठी होती गई, एंड सैंड स्टोन फॉर्म अंडर प्रेशर, और प्रेशर की वजह से वहां पर सैंड स्टोन बन गए, रेत के आप बोल सकते हो पत्थर ही बन गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, मिलियन लाखों सालों बाद, डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाइड, जो डायनासोर उस एरिया में रहते थे वो मर गए, एंड देयर बॉडीज टू आर बरीड इन द मड, और उनकी बॉडी भी कीचड़ में दब गई। दिस मड इज ऑल्सो कंप्रेस्ड इनटू रॉक, ये जो चीकड़ है वो रॉक के अंदर कंप्रेस हो गया, उसके अंदर दब गया। above the rock containing the earlier invertebrates fossil, और ये rock कहाँ पे थी, वहां पे थी जिसमें पहले से ही इनवर्टिब्रेटास के फॉसिल्स पड़े हुए थे, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सी बेड के नीचे ये इनवर्टिब्रेटास के फॉसिल्स हो गए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायनासोर्स हैं वो यहाँ पे मतलब डेड हो गया है, और यहाँ पे उसका जो फॉसिल है वो कलेक्ट हो गया। अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, और फिर लाखों सालों के बाद, बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर डाइंग इन द एरिया आर फोसिल्ड इन द रॉक्स अबव दीस अर्लियर रॉक्स, इन चट्टानों के आगे जो और चट्टानें बनी उनमें हॉर्स लाइक मतलब जिनका स्ट्रक्चर घोड़े की तरह था, वो ऐसे क्रिएचर जो है वो डेड हो गए, और उनके भी फॉसिल्स वहां पर बन गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मच लेटर, काफी बाद में, इरोजन और वाटर फ्लोज wears away some of the rock and exposes the house like fossils, मिट्टी का खोरन शुरू हो गया या फिर पानी फ्लो हो गया, जिससे कुछ चट्टान जो है वो उसके साथ फ्लो कर गई, और हॉर्स लाइक फॉसिल जो है वो एक्सपोज हो गए, वो दिखना स्टार्ट हो गए। एज वी डिग डीपर, जब हमने और खुदाई की तो हमें वी विल फाइंड ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स, तो हमें और पुराने पुराने फॉसिल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से फॉसिल से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना पहले मतलब ब्यूरिड हो गया था, उस तरीके से। एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, अब स्टेजेस पे कैसे बदलाव आते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज, एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे अराइज हो रहा है। इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स सच एज द आई आर सिलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड, अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स जैसे कि आई, उनको सिलेक्ट इसलिए किया गया ताकि जो एडवांटेज वो प्रोवाइड करते हैं, हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज, तो एक सिंगल डीएनए चेंज की वजह से वो कैसे जनरेट हो सकते हैं। श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन, यकीनन ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो क्रिएट हुए होंगे। बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज बी सिलेक्टेड फॉर, लेकिन जो बीच में चेंजेस होते जा रहे हैं वो सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैं। इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज, जैसे फिगर में दिखाया गया है, सच एज रूडिमेंट्री आई, रूडिमेंट्री का मतलब होता है जिसका डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, यू कैन से सिंपलर डिजाइन आई है, कैन बी यूजफुल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये फायदेमंद हो सकती है। दिस माइट बी इनफ टू गिव अ फिटनेस एडवांटेज, ये फिटनेस एडवांटेज प्रोवाइड करती है, तंदुरुस्त होने का फायदा देती है। In fact, the eye, like the wing, seem to be a very popular adaptation. आई कहता है विंग की तरह लगता है कि एक पॉपुलर अडेप्टेशन है, मतलब इसका जो यूज था पहले किसी और चीज के लिए डेवलप हुआ आई का, लेकिन बाद में इसे
फॉर विजिबिलिटी के लिए अडेप्ट कर लिया गया। इंसेक्ट्स हैव देम, इंसेक्ट्स के पास भी है। सो डज एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास भी है। सो टू वर्टिब्रेटास, और वर्टिब्रेटास के पास भी है। क्या चीज की बात हो रही है? आई की बात हो रही है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इन ईच ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट, और हर ऑर्गेनिज्म में जो आई का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग, जब हम लोग आंखें हमारी खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की आई ही हम लोगों की रिप्लेस हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग है। Enough for them to have separate evolutionary origins, तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो इवोल्यूशन हुआ है हर ऑर्गेनिज्म में, वो इवोल्यूशन होने का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो सेपरेट है। Also a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different function. इसके अलावा एक प्रॉपर्टी का यूजफुल चेंज हो गया, जिससे वो स्टार्ट हुआ था, वो किसी और काम के लिए या और फंक्शन के लिए यूजफुल बन गया। मतलब आज कोई चीज आपने डेवलप कर ली किसी पर्टिकुलर एक चीज को सोच के, लेकिन लेटर ऑन टाइम के साथ आपने उससे कोई और फंक्शन भी करना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि एक पार्ट का कोई एवोल्यूशन हुआ एक प्रॉपर्टी को सोच के, लेकिन लेटर ऑन उसको यूज कर लिया गया किसी और यूजफुल फंक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए फीदर्स, पंख हम की बात हो रही है, कैन स्टार्ट आउट एज अ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर्स। ये सोचा जा सकता है कि ठंडे मौसम से अपने आप को बचाने के लिए हीट प्रोवाइड करने का काम करते थे फीदर्स, इसीलिए वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप हुए। 9.12 में जो आपके सामने है, डायनासोर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स। बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट, लेकिन बाद में उनका यूज उड़ने के लिए कर लिया गया। In fact, some dinosaurs has feathers, although they could not fly using the feathers. कुछ डायनासोर में फीदर थे, हालांकि वो उसका यूज उड़ने के लिए नहीं कर सके। Birds seem to have later adapted the feathers to flight. ऐसा लगता है कि जो पंछी हैं उन्होंने फीदर्स को अडेप्ट कर लिया, ढाल लिया उड़ने के लिए। This of course means that birds are very closely related to reptiles. तो इसका मतलब जो birds हैं वो reptiles से closely related हैं, since dinosaurs were reptiles. क्योंकि dinosaurs को किस कैटेगरी में लिया जाता है? reptiles में। तो birds को close यहाँ पे मिलाया गया dinosaurs से, तो इसका मतलब फिर automatically या indirectly birds भी reptiles से क्या हो गए? closely related हो गए। It is all very well to say that very dissimilar looking structure evolved from a common ancestral design. ये कहना कहता बिल्कुल ठीक होगा कि जो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते, वो कहता है एक सेम या कॉमन पूर्वज से डेवलप हुए। It is true that analysis of the organ structure in fossils allows us to make estimates of how far back evolutionary relationship go. ये सही है कि जब हम लोग फॉसिल्स में ऑर्गन स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो उस समय ये पता चलता है कि एवोल्यूशन के रिलेशन कितने पीछे जा सकते हैं। अगर आप करंट के दो स्पीसीज देखोगे तो हमें वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग उनका बैक टाइम में जाते जाएंगे जहाँ से वो डेवलप हुए, तो हमें पता चलता है कि उनके जो बाद में या सबसे स्टार्टिंग वाले एंसेस्टर थे वो कॉमन ही थे। वही बात यहाँ पे की जा रही है। बट दोज आर गैसेस अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, लेकिन ये सारी जो चीजें ये सिर्फ गैस वर्क किया जा रहा है जो भी हिस्ट्री में हुआ है। आर देयर एनी करंट एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्रोसेस, क्या आज के टाइम में इस प्रोसेस का कोई एग्जाम्पल है? द वाइल्ड कैपेज प्लांट इज अ गुड एग्जाम्पल, जंगली जो गोभी है वो कहता है इसका एक अच्छा उदाहरण है। ह्यूमंस हैव ओवर मोर देन 2000 इयर्स ओल्ड, 2000 साल पहले, उससे भी पहले ह्यूमंस ने कल्टीवेटेड वाइल्ड कैपेज एज ए फूड प्लांट, जो जंगली गोभी है उसकी फसल तैयार की, यू कैन से एक खाने वाले प्लांट के तौर पे। एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय सिलेक्शन, और इसकी अलग अलग वेजिटेबल्स डेवलप कर दी सिलेक्शन मेथड से। फिगर 9.13, पहले 9.13 आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए वाइल्ड कैबेज है और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इसके टाइप्स आप लोगों को दिख रही है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाय सिलेक्शन यानी ह्यूमन बीइंग ने कुछ चेंजेस किए, सिलेक्शन दिया।
दिस इज ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन रादर देन नेचुरल सिलेक्शन, और ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ने जनरेट किए हैं, नेचर का इनमें कोई रोल नहीं है, नेचर की वजह से ये नहीं हुए, ये ह्यूमन बीइंग ने डेवलप करवाए. So some farmers have wanted to select for very short distance between leaves and have bred the cabbage we eat. कुछ फार्मर्स को ये चाहिए था कि पत्तों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो, और इसीलिए उन्होंने कैबेज को ब्रीड करवाया जो हम लोग खाते हैं. आप देख सकते हो कैबेज, पत्ता गोभी, उसको आप सिंपली बोलते हैं. पत्तों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो इसलिए उनकी इसका ग्रोथ ब्रीड करवाया. Some has selected for swollen parts and come up with cold rubby. कुछ को swollen parts का सिलेक्शन चाहिए था, फूला हुआ पार्ट, और वो कोल रबी उन्होंने डेवलप किया, और आप देख सकते हो ये कोल रबी है. आफ्टर दैट some have wanted to select for arrested flower development and have bred broccoli. कईयों को arrested flower चाहिए था और उन्होंने ब्रोकली यहाँ पर डेवलप किया. अरेस्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, थोड़ा चेक करके मैं आपको बताता हूँ. अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वो फ्लावर की जो डेवलपमेंट है उसको रोकना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ब्रोकली का ब्रीड करवाया है, ब्रीड विकसित की. एंड फॉर स्टीराइड फ्लावर्स, और फिर उन्होंने क्या किया, स्टीराइड फ्लावर मतलब ब्रीक, पतले, यू कैन से ब्रीक फूलों वाली गोभी उन्होंने डेवलप की. एंड मेड दी कॉलीफ्लावर, और जिसे हम लोग फूल गोभी कहते हैं, वो डेवलप हो गया. सब हैव सिंपली लुक फॉर स्लाइटली लार्जर लीव्स, कुछ को थोड़े से बड़े पत्ते चाहिए थे, चौड़े पत्ते. एंड कम अप विद द लीफी वेजिटेबल कॉल्ड केल, और फिर वो पत्तों वाली गोभी आ गई जिसको केल के नाम से जाने जाते हैं. Would we have thought that all these structures are descended from the same ancestor if we had not done it ourselves? क्या हम लोग कभी ये सोच सकते थे कि ये सभी एक ही मतलब एंसेस्टर से बने हैं अगर ये हमने अपने द्वारा ना किया होता? तो ऑब्वियसली है कि सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ एक ही टाइप का अवेलेबल था नेचर में, और उसमें चेंजेस करके बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन मल्टीपल टाइप्स हम लोगों ने बना ली. रेड कैपेज के बारे में कोई बात नहीं की है इन्होंने, लेकिन लाल गोभी भी यहाँ पर डेवलप की गई है वाइल्ड कैपेज से. ओके, अनदर वे, एक और तरीका है ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन के रिलेशनशिप जानने का, ट्रेस करने का. डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विद, और ये वहां से जो हमने स्टार्टिंग में आइडिया शुरू किया था. That idea was that changes in DNA during reproduction are the basic events in evolution. ये आइडिया था कि डीएनए में जब चेंज आता है रिप्रोडक्शन में, वो इवोल्यूशन का बेस बनाता है. If that is the case, अगर ये चीज है, then comparing the DNA of different species should give us a direct estimate of how much the DNA has changed during the formation of these species. तो मतलब अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को कंपेयर करके हमें एक डायरेक्ट आइडिया लग जाता है कि कितना डीएनए चेंज हुआ है इन स्पीसीज की फॉर्मेशन में. एक दो स्पीसीज आपने ली और उनका डीएनए कंपेयर किया, और कंपेयर करने पे ये पता लगाया हम लोगों ने कि उनमें कितना डीएनए में चेंजेस आया है. दिस मेथड इज नाउ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द डिफाइन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इस मेथड का जो यूज है वो आज मतलब बड़े लेवल पे किया जा रहा है ताकि इवोल्यूशन को अच्छे तरीके से जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश या डिफाइन किए जा सके. देन है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी. चलिए पढ़ते हैं कि क्या चीज है. When we have discussing how changes in the DNA during cell division would lead to changes in the proteins that are made from this new DNA. हमने डिस्कस किया है कि डीएनए में जब चेंज आता है, जब सेल डिवीजन होता है, उससे क्या होता है, प्रोटीन में बदल जाते हैं जो कि इस नए डीएनए से बने होते हैं. Another point that has been made is that these changes would accumulate from one generation to next. हमने ये भी पढ़ा है कि जो ये भी चेंजेस आते हैं वो एक से अगली जनरेशन में इकट्ठे होते रहते हैं.
Could this be used to trace the changes in DNA backwards in time and found out where each change diverges from the other? कहता क्या इसका यूज पीछे जाने में, जिसमें डीएनए में चेंज आ रहा है टाइम में, किया जा सकता है, और ये पता लगाने में कि कैसे हर चेंज पिछले वाले से चेंज हुआ, डाइवर्ज हो गया, कब हुआ, ये किधर, कौन सी स्पीसीज में हुआ, वेयर, कहाँ पे। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी डज एग्जैक्टली दिस। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी जो है वो यही चीज करती है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विद अक्युमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन देयर डीएनए। ये जो उसका अप्रोच है, ये मतलब इस चीज पे करते हैं कि जिनका रिलेशन ज्यादा दूर है उनके जो डीएनए है, ये मतलब जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नंबरिंग में होंगी। मतलब जितने ज्यादा हम दूर होंगे उनमें जो वेरिएशंस होंगी वो भी ज्यादा इकट्ठी होंगी। सच स्टडीज ट्रेस द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये जो स्टडी है वो इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को ट्रेस करती है, खोजती है। And it has been highly gratifying to find the relationship among different organisms shown by molecular phylogeny match the classification scheme that we learned in class 9। तो कहता है कि इससे जो है ग्रेटिफाइंग, हाईली मतलब तसल्ली वाली चीज है कि इस चीज से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सकता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी द्वारा। और वो जो क्लासिफिकेशन स्कीम जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, उसमें आपने मुनेरा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक ही ग्रुप में करते हैं। तो वो जो सारी सिमिलैरिटीज है उससे हम लोगों को उनका ग्रुपिंग करने में आसानी रहती है। ओके, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। Give an example of characteristics being used to determine how close two species are in evolutionary terms। एक एग्जाम्पल दें करेक्टरिस्टिक्स की जो हमें पता चलता है कि दो स्पीसीज जो है वो बहुत क्लोज हैं एवोल्यूशनरी टर्म्स में। बर्ड्स और रेप्टाइल वाली आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो आज ही हम लोगों ने डन की है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था ये वाला कि जो फीदर्स हैं उनका स्टार्टिंग इंसुलेशन से उगना हुआ, लेकिन बाद में जो बर्ड्स हैं उन्होंने इसको फीदर के तौर पे यूज कर लिया। तो बर्ड जो है वो मतलब यहाँ पे किसके साथ क्लोजली एसोसिएट हो गए, रेप्टाइल के साथ, और डायनासोर क्या थे, रेप्टाइल्स। ये आप एग्जांपल बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं। और आप आई थिंक एक मिनट, एक जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ रेटिफिंग। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर वो आएगा, सॉरी, होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी ना, स्ट्रक्चर सेम बट डिफरेंट फंक्शन, तो उसका आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात की है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स की एग्जांपल की हमसे बात की है। तो 4 लिम्स की बात आप कर दोगे कि जो लिम्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में भी हैं, रेप्टाइल्स में भी हैं, बट उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो इसीलिए होमोलोगस ऑर्गन से दो स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है इन एवोल्यूशनरी टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है, can the wings of a butterfly and wing of a bat be considered homologous organ? Why or why not? बटरफ्लाई की विंग और जो बैट की विंग है, क्या आप उसको होमोलोगस ऑर्गन समझेंगे? जी नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, हालांकि दे डू द सेम फंक्शन, तो वो एनालोगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आएंगे, नॉट इन होमोलोगस ऑर्गन्स में। तो इसीलिए इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? नो बनेगा। What are fossils? What do they tell us about the process of evolution? Fossils क्या होते हैं? Tracing parts of the या traces of the organism that were lived once are known as fossils। तो जो चीजें, जो ऑर्गेनिज्म कभी जिंदा थे उनके जो ट्रेसेस हैं उनको we call fossils। What do they tell about the process of evolution? एवोल्यूशन की प्रोसेस के बारे में हम क्या बताते हैं? एवोल्यूशन की प्रोसेस के बारे में ये बताते हैं कि जो आप लोगों के पहले स्पीसीज थे वो टाइम के साथ क्या हो गए, दब गए और मर गए। अगेन नए फिर ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, वो भी दब गए। तो उनके बीच में जो स्पीसीज से डेथ हो गई, जो मतलब आज हमारे पास नहीं है,
उनका हम लोग स्टडी करके एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि वो स्पीसीज आपस में कितनी दूसरे से मिलती जुलती थी, सिमिलैरिटीज थी, और जो आज स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनके साथ भी उनका कितना सिमिलैरिटी पॉइंट है। तो इस तरीके से एवोल्यूशन की प्रोसेस में हमें समझने में फॉसिल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये चीज आप लोग लिख दो। ओके, और इंटरनेट पे मैंने अभी चेक किया है, इन्होंने इसकी बात की है कि बर्ड्स के पास जो थे वो मतलब विंग्स थे, वो डेवलप हुए फॉर फ्लाइटिंग पर्पस, और डायनासोर्स के पास थे लेकिन वो उसका इंसुलेशन से मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे कोल्ड से। तो ये भी सारी इंफॉर्मेशन हमें फॉसिल से मिलती है, तो ये भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली इंटरनेट से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए कि वो हमसे पूछ किस बारे में रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।